सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लव बर्ड फिशर्स के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें उनके जेंडर का पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और आप में से कई लोगों को ये बात भी पता है कि उनका डीएनए भी करवाना पड़ता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि डीएनए से सिर्फ़ और सिर्फ जेंडर नहीं पता चलता, बल्कि उसकी और भी वजूहात होती हैं। डीएनए क्यों करवाया जाता है, क्या डीएनए सिर्फ जेंडर के लिए करवाया जाता है, ये सारी बातें आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो ध्यान से सुनिएगा। ये बात तो तय है कि डीएनए से जेंडर पता चल जाता है, लेकिन जेंडर के साथ साथ कुछ और भी पता चल जाता है। वो मैं आपको बताता हूँ क्या। वो पता चलती है उसकी एज। तो क्या डीएनए उम्र पता लगाने के लिए करवाया जाता है या फिर जेंडर पता करवाने के लिए? देखिए, ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इसको इस तरह से समझें कि अगर आप डीएनए करवा रहे हैं तो हो सकता है आपकी प्रायोरिटी उसका जेंडर हो, जो बर्ड आप ख़रीद रहे हैं। क्योंकि कोई बंदा अगर इतना महंगा बर्ड ले रहा है, मिसाल ले लें कि अगर आप 90,000 का पेयर ले रहे हैं, या ऐसा पेयर ले रहे हैं जो 50,000 से ऊपर का है, उसमें अगर आप 6,000 रुपये या 5,000 रुपये लगा के जेंडर कंफर्म करवा लें, यानी कि उसका डीएनए करवा लें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि हर इंसान का सबसे ज़्यादा जो कीमती चीज़ होती है वो उसका टाइम होता है। क्योंकि अगर आपका पैसा डूब भी जाए तो आप मज़ीद टाइम लगाकर और पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपका टाइम ही बर्बाद हो जाए, यानी कि आपका टाइम निकल जाए, तो आपका पैसा आपके किसी काम नहीं आएगा, बल्कि आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए बहुत सारे बड़े बड़े लोग पैसा खर्च करते हैं ताकि अपना टाइम बचा सकें। यानी कि हर चीज़ के लिए कोई ना कोई बंदा रख लेते हैं। गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर रख लेते हैं, पौधों को पानी डालने के लिए माली रख लेते हैं, और खाना बनाने के लिए बावर्ची रख लेते हैं। क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि जितना ज़्यादा वो टाइम बचाएंगे उतना ज़्यादा पैसा वो आराम से बना पाएंगे। इसी तरह परिंदे ख़रीदने वाले बड़े बड़े लोग जिनके पास परचेजिंग पावर बहुत अच्छी होती है, उनके लिए उनकी प्रायोरिटी होती है उनका टाइम। क्योंकि उनको पता है कि उनके पास एक लिमिटेड टाइम है जिसमें ब्रीड करवाकर उनको जल्द से जल्द रेवेन्यू इकट्ठा करना है। तो उसके लिए वो अपने टाइम को बचाना ही सही समझते हैं, और वो चाहते हैं कि वो जो चीज़ ख़रीद रहे हैं उनको पता चल जाए कि इसमें से मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। अमूमन आप जानते होंगे कि मेल फीमेल हड्डी से चेक करके बता दिया जाता है लव बर्ड्स में। तो फिर इनका डीएनए करवाने की तकलीफ़ क्यों आती है? ये बात मैं आपको बताता हूँ इस तरह से कि जो आप हड्डी से चेक करके पहचानते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक अंदाज़ा होता है। लेकिन ये अंदाज़ा कुछ लोगों का बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों का नॉर्मल होता है, कुछ लोगों का एवरेज होता है, और कुछ लोगों का बिल्कुल एक्यूरेट होता है। लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल ये अंदाज़ा ही होता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, बल्कि बहुत सारे नहीं, बहुत कम कह लें, बहुत सारे लव बर्ड्स में बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको जेंडर का पता नहीं चलता। अब इन केसेस में सबसे पहला केस ये है कि अगर मिसाल ले लें, आप पट्ठे ले रहे हैं, यानी कि ऐसे पीसेस ले रहे हैं जो 3 से 4 महीने के हैं, जिसमें आपको जेंडर का नहीं पता लग पा रहा, तो आपके लिए जेंडर का डीएनए करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि एक आदमी अगर 80,000 का पेयर ले रहा है, 1.5 लाख का पेयर ले रहा है, 5 लाख का ले रहा है, 8 लाख का ले रहा है, तो वो इतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि वो 6,000 का डीएनए नहीं करवा पाए। जाहिर सी बात है, जो बंदा 80,000 तक का पेयर ले रहा हो उसको 6,000 का डीएनए करवाने में कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा, बल्कि इससे उसका टाइम बचेगा और उसका विजन क्लियर हो जाएगा। उसको सुकून रहेगा कि वो जो पट्ठे पाल रहा है वो पेयरिंग के अंदर ही हैं। लेकिन इसमें एक और केस भी है। मिसाल ले लें कि आप 10,000 रुपये का कोई पेयर लेते हैं, यानी कि अगर आप मिसाल ले लें कि आप मास्केट के पेयर ले रहे हैं, पट्ठे ले रहे हैं, आप वॉयलेट मास्केट के पट्ठे ले रहे हैं, तो वो 10,000, 8,000, 7,000 तक के मिल जाते हैं। तो कोई भी बंदा अगर 10,000 के पट्ठे ले रहा है, या 20,000 के, या 30,000 के 6-8 पट्ठे ले रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो 30,000 के जब 8 पीसेस लेगा तो उन 8 के जेंडर करवाने में उसको 3,000 एक जेंडर का पड़ेगा, या कम से कम 2,500 रुपये एक जेंडर का पड़ेगा। तो इतना डीएनए करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। जितनी बर्ड की कीमत ही नहीं है, उससे ज़्यादा डीएनए पे खर्चा आ जाएगा। तो ऐसे केसेस में डीएनए करवाना फजूल है। लेकिन क्या डीएनए करवाना चाहिए अगर हम 20,000 तक का पेयर लेते हैं? मेरे ख्याल से आपको डीएनए नहीं करवाना चाहिए अगर आप 20,000 तक का पेयर ले रहे हैं, क्योंकि 20 से 25,000 रुपये कुछ भी नहीं है। इसमें इतना मसला नहीं होता। अगर आपके पास दोनों मेल भी निकल आए तो आप बाद में दोनों फीमेल ले सकते हैं। अगर आपके पास दोनों फीमेल्स भी निकल आई तो भी आप बाद में 2 मेल ले सकते हैं, या फिर एक किसी से एक्सचेंज कर सकते हैं, या अपना एक सेल करके दूसरा ख़रीद भी सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास पैसा है और वो बहुत महंगी महंगी परचेजिंग कर रहा है, जैसे 1 लाख के पेयर, 2 लाख के पेयर, 3 लाख के पेयर, तो ऐसे बंदे के लिए डीएनए करवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इतना पैसा लगाने के बाद अगर उसको तैयार करने के बाद 9 महीने बाद पता चलता है कि उसके पास सारी फीमेल्स निकल आई हैं, तो उस बंदे को उसी उम्र की फीमेल्स ढूंढने में मसला होगा। क्योंकि उसके पास वो आइटम है जो कि बहुत ज़्यादा महंगा भी है और बहुत यूनिक भी और बहुत हाई डिमांड भी है, जो कि इतनी आसानी से नहीं मिलता। अब 20,000 वाला पेयर जो होते हैं या 10,000 वाले पेयर जो होते हैं वो आसानी से दोबारा भी मिल जाते हैं, तो उसमें इतना इशू नहीं होता। अगर सारे मेल निकल आए या फीमेल निकला है तो आप बाद में ख़रीद सकते हैं। बट अगर बहुत महंगी चीज़ है, 2-3 लाख रुपए की चीज़ है, 80,000 की चीज़ है, तो ऐसी चीज़ फ़ौरन आसानी से नहीं मिलती, और उस एज की नहीं मिलती जिस एज के आपके पास हो जाते हैं। तो इसलिए उस केस में डीएनए जायज़ है।
अब बात करते हैं बर्ड की उम्र की। देखें, डीएनए करवाने का एक और मकसद भी होता है, उससे बर्ड की एज का अंदाज़ा भी हो जाता है। जो लोग बेचना चाहते हैं, याद रखें, अगर उनके पास बहुत महंगे आइटम हैं तो वो डीएनए फ़ौरन करवा लिया करें। डीएनए कब करवा लिया करें? जब आपका बर्ड 2 से 3 महीने का होता है, उसी वक्त आप डीएनए करवा लिया करें। अब वो डीएनए करवाएंगे तो अगर किसी ने अगर बेचना भी है, मिसाल ले लें, मैंने बेचना है, मुझे पता है कि मैं बेच दूंगा ये पट्टे, तो भी मेरा डीएनए करवाना ज़रूरी है। उसकी वजह ये होती है कि जब आप किसी को बेचते हैं, जब आप परिंदों का काम करते हैं, तो 1 या 2 दिन का काम नहीं होता। आपको ऐसे कस्टमर्स बनाने पड़ते हैं जो आइंदा भी आपसे खुश होकर लें। उनको पता हो कि यार, जब मैं इस आदमी से चीज़ लेता हूँ तो मुझे कंप्लीट सेटिस्फेक्शन होती है, मुझे कभी आज तक जेंडर का कोई इशू नहीं आया या मुझे एज का कोई इशू नहीं आया। जैसा ये बंदा बताता है, लगभग उसी के करीब करीब मुझे चीज़ मालूम पड़ती है और वो बंदा आपसे बार बार परचेज़ करता रहता है। इसमें आपका फ़ायदा होता है। तो जाहिर सी बात है, जब आप किसी के लिए डीएनए करवा लेंगे तो आपको बेचने में आसानी होगी और अगले बंदे को ख़रीदने में। इससे आपकी मार्केटिंग होगी और बेशक आप चाहें तो वो डीएनए के पैसे भी उसकी कीमत में ऐड कर सकते हैं। तो फिर आपको क्या तकलीफ़ है भाई? आप आराम से साफ़ सुथरा काम कर सकते हैं और ख़रीदने वाला भी साफ़ सुथरे तरीके से ही लेना पसंद करेगा। उसको भी अच्छा लगेगा कि एक बंदा बिल्कुल मेहनत कर रहा है और इतने अच्छे तरीके से सेल कर रहा है, तो वो भी आपसे खुश होकर आइंदा हमेशा लेता रहेगा। अब डीएनए करवाने का तरीका क्या होता है? देखें जी, डीएनए करवाने के 2 तरीके हैं पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में आप कह लें। या तो ब्लड सैंपल लिया जाता है या फिर फैदर लिया जाता है बर्ड का। ब्लड सैंपल कहाँ से लिया जाता है? अमूमन जानवरों के आपने डीएनए देखोगे कि इंजेक्शन से ब्लड उनका खींच लिया जाता है और उसको डीएनए के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन परिंदा चूँकि बहुत नाजुक होता है, बहुत छोटा होता है, तो बर्ड्स जो हैं वो इंजेक्शन का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंजेक्शन उन्हें तभी लगाया जाता है जब किसी किस्म की वैक्सीन लगाई जा रही हो, वो भी मजबूरन। अब तो फिर इनमें केस क्या होता है कि ब्लड सैंपल इनके नाखून से निकाला जाता है, यानी कि नाखून की सिर्फ एक टिप जो है हल्की सी नेल कटर से काटी जाती है और उसके बाद हल्की सी बिल्कुल उतारी जाती है। अगर ब्लड आपको ना शो हो रहा हो तो फिर थोड़ी सी और उतार लें। उसके बाद आपको हल्का सा ब्लड नज़र आ रहा होता है कि 1 ड्रॉप ब्लड लगा हुआ है या थोड़ा बहुत ब्लड लगा हुआ है। उसको किसी पेपर पे, टिश्यू पे जो है वो टपका दिया जाता है और वो पेपर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। वो पेपर आपको मिल जाते हैं किसी भी मेडिकल सेंटर से। वो पेपर क्या करता है, ब्लड सैंपल अपने ऊपर कैरी कर लेता है और उसी ब्लड सैंपल को आप बग़ैर गंदा किए, बग़ैर कंटेमिनेशन के, उसको किसी अच्छी सी पैकेजिंग में, जिसको सील पैकिंग कहते हैं, जो मेडिकल पैकेजेस होते हैं, मेडिकल पैकिंग्स होती हैं, उसमें आप डालकर डीएनए के लिए भेज देते हैं। लेकिन डीएनए के लिए भेजने से पहले आप क्या काम करते हैं कि अपने बर्ड के पैर में रिंग डाल देते हैं और उस रिंग नंबर को मेंशन कर देते हैं अपने डीएनए के कार्ड के ऊपर, जिसके साथ आप सैंपल अपना अटैच करके भेज रहे हैं। अब जो रिंग आप पैरों में डालेंगे, उससे आपके बर्ड की निशानी भी लग जाएगी। क्योंकि अगर मिसाल ले लें कि आपने 10 बर्ड्स का, अपने 10 पीसेस का डीएनए करवाना है, तो आपको रिपोर्ट का कैसे पता चलेगा? जो रिपोर्ट आई है उसमें से कौन सी रिपोर्ट किस वाले पीस की है? तो इसलिए पैर में रिंग डालना ज़रूरी होता है। और आप एक और काम भी कर सकते हैं, अगर आप बहुत अच्छा साफ़ सुथरा काम कर रहे हैं या बड़ा कारोबार कर रहे हैं, तो आप एक काम किया करें, जब आपके पास बच्चे छोटे हों तो आप उनको रिंग डाल दिया करें, उसी साल के रिंग डाल दिया करें और उन पर एक नंबर मेंशन कर दिया करें। जो सीरीज़ आप चलाना चाहें या जितने बच्चे आपके पास निकल रहे हैं उसके हिसाब से एक सीरीज़ बना लें, ताकि उस पर एयर मेंशन हो, आपका नाम मेंशन हो और साथ ही साथ उसका जो बच्चे का जो नाम है, या नाम ना भी हो, जस्ट आप अपना नाम और फ़ोन नंबर चाहें तो मर्ज़ी होती है आपकी। नाम, वैसे अमूमन बड़े ब्रीडर क्या करते हैं, नाम और साल, अपना नाम और साल लिख देते हैं कि 2022 की पैदाइश है, 2021 की पैदाइश है या 2019 की। उसके बाद उसी बेसिस पे डीएनए चला जाता है और वो सीरीज़ जो होती है आपकी अलग अलग होती है। हर बर्ड आपका अलग अलग सीरीज़ का नंबर लेकर आप रिंग बनाते हैं, तो आपके पास कंप्यूटर में एक अलग से सीरीज़ भी आ रही होती है। उस सीरीज़ का फ़ायदा ये होता है, जब आप डीएनए करवाते हैं उन्हीं बर्ड्स के, तो वही नंबर आप डीएनए के सैंपल पे लिख देते हैं। जब रिज़ल्ट आता है तो उन्हीं के नंबर के बिहाफ पे आता है कि ये सीरियल नंबर का ये रिज़ल्ट है, ये सीरियल नंबर का ये रिज़ल्ट है। तो आपको भी आसानी हो जाती है कि कौन सा मेल, कौन सी वाली रिपोर्ट किस बर्ड की है, तो आपको आसानी हो जाती है। उसके बाद वही रिपोर्ट आप किसी भी बंदे को बेचते हुए दिखा सकते हैं कि भाई इसका डीएनए हुआ है। जाहिर सी बात है कि वो डीएनए, अब ये बताएं कि डीएनए पहचानेगा कैसे, कि जो डीएनए सर्टिफिकेट आप लेके घूम रहे हैं वो इसी बर्ड का है, वो उस बंदे को कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा, वो उसके पैर का रिंग चेक करेगा, वो रिंग देखकर समझ जाएगा कि ये रिंग ऐसा रिंग है जो बड़े होने के बाद नहीं चढ़ता बर्ड के पैर में, ये बचपन में ही चढ़ता है। तो उसको ये बात कंफर्म हो जाएगी कि ये रिंग इधर इसी का ही है और बचपन में चढ़ा दिया गया होगा, उसके बाद ये उतरता नहीं है। और अगर डीएनए पे सेम नंबर लिखा हुआ है और वो मैच हो रहा है, तो इट मीन्स कि डीएनए बिल्कुल रियल है, कोई फेक नहीं है। तो ये तरीक़ेकार होता है, इस तरह से पहचाना जाता है कि भाई ये डीएनए इस बर्ड का है, और उससे फिर उसकी एज का अंदाज़ा भी हो जाता है। मिसाल ले लें 2021 का लिखा हुआ है, अब वो किसी भी महीने में पैदा हुआ है, मैं अगर 2023 में भी ख़रीद रहा हूँ तो मुझे इतना ज़रूर मालूम है कि इसका डीएनए 2021 में हुआ था। तो 2021 में डीएनए हुआ था, तो इसका मतलब ये कि कम से कम इसकी एज 2021 से लेकर 2023 के दरमियान ही है।
या इतनी ही है जितनी समझ में आ रही है, नज़र आ रही है। तो उससे आपको एज के बारे में भी अंदाज़ा हो जाता है और जेंडर के बारे में भी। इस तरह ब्रीड करवाने में आसानी होती है, बेचने वाले को बेचने में और ख़रीदने वाले को ख़रीदने में। साफ़ सुथरा बिजनेस करें, अपने मुल्क को सपोर्ट करें, एक दूसरे से प्यार करें, झूठ बोलना छोड़ दें। इंशाल्लाह अल्लाह आपका जो है वो कारोबार में बरकत अता करेगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर लाइक नहीं की तो लाइक कर लें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।